हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम डीएनए के टाइप्स, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए के टाइप्स, उनके कौन कौन से फॉर्म होते हैं वो देख चुके हैं। इसके अलावा हम जो जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक जो कोडोन होते हैं उनके बारे में भी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन प्रक्रिया। ट्रांसलेशन के अलावा इसको प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण भी कहा जाता है। स्टूडेंट, नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहा जाता है, जबकि आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन कहा जाता है। डीएनए से जो डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए। लेकिन जो एमआरएनए होता है और बाद में ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। किसके थ्रू? और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अनुवादन कहलाती है। स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार के डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। स्टार्टिंग में जो एमआरएनए, टीआरएनए तथा जो आरआरएनए होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, यानी कि उनका सिंथेसिस नहीं होता है, वो परिपक्व नहीं होते। लेकिन इनमें क्या होता है, इनकी प्रोसेसिंग होती है, इनका संसाधन उनका होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि मैच्योर जो होते हैं वो एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि परिपक्व होता है। परिपक्व होने पर ये क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो हम जनरली देख चुके हैं, अनुलेखन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। स्टूडेंट, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कोशिका के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हम प्रोटीन्स देखें तो संरचनात्मक प्रोटीन्स तथा क्रियात्मक प्रोटीन्स यानी कि स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल। जो संरचनात्मक जो प्रोटीन्स होते हैं वो कोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय घटक जैसे कि फाइबर्स, क्यूटिकल्स आदि का निर्माण करते हैं, जबकि जो क्रियात्मक जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम्स, हार्मोन्स के रूप में उपस्थित होकर जितने भी उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है, जैसे कि और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ग्रोथ, संवेदी व प्रजनन संबंधी जितने भी क्रियाओं का नियंत्रण व संचालन में भूमिका निभाते हैं। और हम जानते हैं कि लगभग जीव द्रव्य का 40% जो भाग होता है वो प्रोटीन के संघटक होते हैं, जो कि क्या करते हैं? सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी कि कोश के उपापचय हेतु संश्लेषित किए जाते हैं, यानी कि उनका सिंथेसिस होता है। नॉर्मली स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड के बने होते हैं, और 20 प्रकार के अमीनो एसिड हमें पता है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड ज्ञात होते हैं जो कि प्रोटीन्स में पाए जाते हैं विभिन्न। और इसमें हम देखते हैं कि दो अमीनो अम्ल के मध्य जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और दो अमीनो अम्ल के एक युग्म को क्या कहा जाता है? ट्राइपेप्टाइड। जबकि 3 अमीनो अम्ल के युग्म को ट्राइपेप्टाइड कहा जाता है। और इस प्रकार के बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं वो जुड़ करके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है वो एक या अधिक हो सकती है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो आवश्यक जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए। जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है, और ये गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को आरंभ करने व निर्देशित करने, संचालित करने का नियंत्रण करता है। और इसका एक प्रमुख कार्य क्या होता है कि जीवों में विशिष्टता बनाए रखता है। और ये विशिष्टता को बनाए रखने का कार्य कैसे होता है कि डीएनए से एमआरएनए के अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा किया जाता है। एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का वही अनुक्रम पाया जाता है, यानी कि वही सीक्वेंस पाया जाता है कि जो कि डीएनए में उपस्थित होता है। और न्यूक्लियोटाइड के इस सीक्वेंस के द्वारा, अनुक्रम के द्वारा संश्लेषित होने वाले प्रोटीन्स में भाग लेने वाले अमीनो अम्ल के प्रकार, संख्या,
अनुक्रम का कोड व संकेत पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक कोड हम जिसको कह सकते हैं। और 3 नाइट्रोजन बेस के जो सीक्वेंस होता है उनको जेनेटिक कोड कहा जाता है। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि प्रत्येक जो कोडोन होता है, त्रिकोडोन जिसे हम कह सकते हैं आनुवंशिक कोड, वो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए ही संकेत होता है। आगे हम बात करते हैं एमिनो अम्ल की। एमिनो अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन्स के लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी कि एक कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो अम्ल के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। देन हम बात करते हैं कि 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं वो पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं आगे 20 से भी ज्यादा जो होते हैं वो देखे गए हैं। आगे हम बात करते हैं आरएनएस के बारे में। राइबोन्यूक्लिक में हम बात कर चुके हैं कि 2 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, जेनेटिक आरएनए तथा नॉन जेनेटिक आरएनए। इसमें हम बात करते हैं कि जो अनानुवंशिक यानी कि नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एमआरएनए, एमआर, टीआर तथा आरआरएनए, तीनों प्रकार के पाए जाते हैं आरएनए होते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो केंद्रक में उपस्थित जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस में उपस्थित जो डीएनए होता है उसके संदेश यानी कि इनके इंफॉर्मेशन जो होती है वो, या प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जो सूचनाएं लेकर के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण स्थल जो होते हैं, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण जो साइट होती है वो राइबोसोम जो होती है वहां तक लेके आता है। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है कि डीएनए से जो इंफॉर्मेशन को यानी कि संदेश को लेकर के आना और प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम तक उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये जो कार्य होता है वो कोशिका के बाहर होता है, कोश की बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। देन हम बात करते हैं, और एमआरएनए के द्वारा जो की जाने वाली जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कहलाती है। देन टीआरएनए के बारे में हम बात कर चुके हैं कि टीआरएनए जो होता है वो कैसे किस प्रकार है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो उसके बारे में हमने बात की थी क्लोवर लीफ मॉडल, जिसमें हमने कुछ साइट के बारे में बात की थी, ए साइट, एमिनो एसिड तथा उसकी भुजाओं के बारे में बात की थी। ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल को लेकर के जितने भी जो उचित जो अमीनो अम्ल होते हैं उनसे लेकर के प्रोटीन संश्लेषण स्थल यानी कि राइबोसोम तक लेकर के आते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि इसमें हमने कुछ साइट्स के बारे में बात की थी कि जैसे एमिनो एसिड, टीआरएनए, और इसके अलावा एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज साइट, ये सब हमने बात की थी। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। देन हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल का कार्य करते हैं, यानी कि एक साइट का कार्य करते हैं। ये आरआरएनए व प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स में स्टूडेंट हम देख चुके हैं कि जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स के जो टाइप होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, जैसे कि ई कोलाई में पाए जाते हैं। जबकि जो 80S प्रकार के जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं वो 30S की छोटी उपिकाई तथा 50S की बड़ी उपिकाई से बने होते हैं। और यूकैरियोट्स में जो 80S में क्या होता है कि 40S तथा 60S उपिकाइयों का बना होता है। जब राइबोसोम जो होते हैं, जब प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं तो ये जो उप इकाइयां होती है वो अलग अलग रहती है, यानी कि सब यूनिट्स होती है वो साथ में नहीं जुड़ी हुई होती है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के समय क्या होती है कि जो दोनों सब यूनिट्स होती हैं, उप इकाइयां होती है, वो जुड़ जाती हैं और क्रिया होने के बाद ये वापस में अलग अलग हो जाती हैं। प्रोटीन संश्लेषण के क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के टाइम जितने भी राइबोसोम्स होते हैं वो एमआरएनए के साथ श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। और ये सक्रिय समूह के जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉली राइबोसोम्स कहलाते हैं। ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इकोलाइटिक प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसमें ये एमआरएनए होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें की जो राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट होती है वो ऊपर की तरफ दी हुई है, जबकि जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो नीचे की तरफ दी हुई है। 50S तथा 60S। प्रोटीन संश्लेषण के समय ये दोनों जो उप इकाइयां होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं।
राइबोसोम्स में क्या होते हैं कि दो इम्पोर्टेंट साइट होती हैं, ए साइट तथा पी साइट। जो ए साइट होती है उसको एमिनो एसाइड साइट भी कहते हैं। जहां पर क्या होता है कि जो सक्रिय जो टीआरएनए होते हैं, यानी कि मैच्योर यानी कि एक्टिवेटेड जो टीआरएनए होते हैं वो आकर के अटैच्ड हो जाते हैं। और ये टीआरएनए क्या करते हैं, एक विशिष्ट एमिनो अम्ल को कैरी करते हैं, यानी कि विशिष्ट जो अमीनो अम्ल होता है उनको यहाँ पर लेकर के आते हैं। और इसका कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, विशिष्ट टीआरएनए के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा एक जो पी साइट होती है उसको बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, यानी कि पेप्टाइडल जहाँ पे साइट होती है, जहां पर क्या होती है कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो बनती जाती है और यहाँ से रिमूव होती जाती है। तो ये है राइबोसोम्स के बारे में कुछ बातें। देन हम बात करते हैं कि और ये जो एंजाइम्स और ये जो राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय क्या होता है कि दोनों जो इसकी जो उप इकाइयां होती है आपस में जुड़ी रहती है। देन हम बात करते हैं एंजाइम्स तथा कारक के बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स रहते हैं प्रोटीन संश्लेषण जैसी क्रिया में क्या होता है कि इनिशिएशन यानी कि जो प्रारंभन होता है, इसके अलावा इलॉन्गेशन यानी कि दीर्घीकरण तथा चेन टर्मिनेशन यानी कि श्रृंखला समापन व प्रोसेस जैसे में अनेक क्रियाएं होती है प्रोटीन संश्लेषण में। प्रोटीन संश्लेषण में तो इनमें क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो घटक और कारक होते हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हम इनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि इसमें हम प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार होता है। देन हम बात करते हैं एटीपी तथा जीटीपी। ये भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा गुआनिन, जीटीपी यानी कि गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। ये कहते हैं प्रमुख ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यानी कि एनर्जी सोर्स होते हैं, जो कि जितने भी प्रोटीन संश्लेषण में जो स्टेप्स होते हैं, जो पद होते हैं, उनके लिए उनके क्रियान्वयन के लिए यानी कि उनके एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। और इसमें कुछ अकार्बनिक जो आयंस होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा अमोनियम, ये भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रोटीन स्टूडेंट जो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियाविधि होती है यानी कि इसकी जो प्रोसेस होती है वो मोस्ट ऑफ कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स वे साइट होती है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है वो संपन्न होती है, उनका निर्माण होता है। स्टूडेंट हम जनरली देखते हैं कि डीएनए जो होता है वो अपने ही समान नई प्रतिकृति बनाता है, यानी कि वो रेप्लिकेट होता रहता है, एक नए अणु का निर्माण बनाता है। यानी कि जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उसमें से वो क्या होती है कि दोनों खुल जाती हैं और जो प्रत्येक जो स्ट्रैंड होती है डीएनए का अणु, जो डीएनए की जो एक लड़ होती है वो एक टेम्पलेट की तरह कार्य करती है। तो डीएनए अपने ही समान नए एक अणु बनाता है, उसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। और इसमें क्या, जिसके बाद में क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन होता है। और आरएनए से प्रोटीन निर्माण की जो क्रिया होती है वो ट्रांसलेशन कहलाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मैकेनिज्म में एमआरएनए का अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। जनरली होता है कि एमआरएनए का डीएनए से बनना यानी कि संश्लेषित होना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। इस क्रिया में क्या होता है कि डीएनए में उपस्थित जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि आनुवंशिक जो सूचना होती है वो एमआरएनए में अनुलेखित कर दी जाती है। और ये आनुवंशिक सूचनाएं किसके रूप में पाई जाती है, जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कोड के रूप में पाई जाती है। एमआरएनए में हमने बात की थी कि सबसे पहले जो डीएनए अणु होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक जो अणु होता है वो टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। और सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होती है, यानी कि 5 जो सिरे से 3 सिरे की ओर बढ़ती जाती है। और संश्लेषण की क्रिया में हमने बात की थी कि इनिशिएशन कोडोन होता है तथा टर्मिनेशन कोडोन यानी कि आरंभन स्थल तथा समापन स्थल भी पाए जाते हैं। और ये जो क्रिया होती है संश्लेषण की वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होती है। ये हमने बात कर चुके हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो ये क्रिया करते हैं। और हमने बात की थी कि जो स्टार्टिंग के जो
सीक्वेंस होती है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, यानी कि इन भागों से क्या होता है कि किसी भी तरह के कोई प्रोटीन्स का निर्माण नहीं होता है। जबकि जो मिड में जाके इनिशिएशन यानी कि जो आरंभन कोड जो होते हैं वहां से क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि जो होती है वो संपन्न होती है। ये बीच का जो क्रम होता है वो कोडिक सीक्वेंस होता है, यानी कि जिससे कि क्या होता है प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें हमने बात की थी कि जो नया जो एमआरएनए होता है, न्यू जो एमआरएनए होता है वो अपरिपक्व होता है, यानी कि इमेच्योर होता है, जिसे कि हेट्रोजेनस आरएनए हमने कहा था। और ये क्या होता है कि अस्थिर होता है, यानी कि इनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। और इस हेट्रोजेनस आरएनए में क्या होता है कि 5 प्राइम कैप पर क्या होता है कि एक गुआनिन 7 मिथाइल गुआनोसिन जुड़ती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। जबकि इसके जो 3 प्राइम एंड होता है वहां पे क्या होता है कि पॉलीएडेनिक अम्ल की 200 न्यूक्लियोटाइड जो इकाइयां होती है वो जुड़ जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, पॉली ए कहा जाता है, या फिर पॉली ए टेल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक मैच्योर जो एमआरएनए होता है उसका निर्माण होता है परिपक्व एमआरएनए का। ये क्या हम स्टार्टिंग में ये बात देख चुके हैं। और इस अवस्था में जो मैच्योर एमआरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया हेतु बाहर आ जाता है, कि साइटोप्लाज्म में। आगे हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी कि अमीनो अम्ल का सक्रियण या सक्रियण। कोशिका द्रव्य में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन निर्माण में काम में आते हैं। तो इन्हें सक्रिय बनाया जाता है, यानी कि उनको एक्टिवेट किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन कहते हैं। सक्रियण की क्रिया में क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं कि एटीपी द्वारा, और ये जो एटीपी होती है वो मैग्नीशियम से प्राप्त होती है। ये एटीपी द्वारा किसकी उपस्थिति में, एक एंजाइम होता है जिसे कि एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम कहते हैं। ये क्या करते हैं कि इनसे जो एमिनो अम्ल होते हैं वो एटीपी तथा एंजाइम के उपस्थिति में क्या बनाते हैं, एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक जटिल जो कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम जटिल का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है कि पायरोफॉस्फेट मुक्त होता है और मैग्नीशियम रिलीज हो जाता है। इनमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के जितने भी डिफरेंट 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज पाए जाते हैं। जबकि यूकेरियोट्स में क्या होता है कि एक ही एमिनो अम्ल के लिए कई एमिनो एसिड सिंथेटेज पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एमिनो एसिड तथा टीआरएनए के मध्य एक मीडिएटर मॉलिक्यूल का कार्य करते हैं, यानी कि एक मध्यक अणु का कार्य करते हैं, जो कि क्या करते हैं संबंधित अमीनो अम्ल को क्या करते हैं, जो विशिष्ट जो अमीनो अम्ल होते हैं वो विशिष्ट टीआरएनए से जुड़ने हेतु हेल्प करते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है कि उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि विशिष्ट जो टीआरएनए होता है एक विशिष्ट एमिनो एसिड को ही कैरी कर सकता है। ये एंजाइम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं।